वाइस प्रेसिडेंट चाइना के जनाब इतवार के रोज वो पाकिस्तान आएंगे। इस वक्त जब पूरे रीजन में हालात चेंज हो रहे हैं तो वाइस प्रेसिडेंट चाइना का आना पाकिस्तान के अंदर एक बहुत अच्छी खबर है। ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नॉर्थ वजीरिस्तान में 5 फौजी जख्मी हो जाते हैं जनाब। पीटीएम का मसला बढ़ता ही जा रहा है जनाब। हुकूमत पाकिस्तान उस पर क्या एक्शन लेगी, क्योंकि हुकूमत पाकिस्तान अगर एक्शन लेगी तो फिर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी जनाब हरकत में आएंगी। हुकूमत पाकिस्तान के बेंचेस में क्लैरिटी है कि जनाब पीटीएम को डील कैसे करना है, उसके बारे में मैं बात करना चाहूँगा आज। उसके अलावा मैं बात करना चाहूँगा जनाब कि ये कुछ दिनों से यहाँ पे एक जो मसला चल रहा है, और वो मसला ये है जनाब कि कंट्रोवर्शियल बना दिया गया है चेयरमैन नैब को, और चेयरमैन नैब के जो फुटेज निकली वो सही है, गलत है, मतलब कि वो फेक है या सही फुटेज है, मैं उस चक्कर में नहीं पड़ूंगा। जो कुछ भी इल्ज़ामात लगे हैं चेयरमैन नैब पर, कहा यह जा रहा है कि जनाब उनकी ऑफिस के प्रेमिसेस में वो सारे वाक़यात हुए, उस पर मेरे ख्याल में अफसोस करने की ज़रूरत है। अगर वो फुटेज जो है दुरुस्त है तो, अगर वो फुटेज दुरुस्त है तो जनाब प्रेमिसेस के अंदर इस किस्म के वाक़यात, यानी कि जहाँ पे वर्क प्लेस हो वहाँ पे इस किस्म के वाक़यात नहीं होने चाहिए। उसको जितना कंडेम किया जाए वो कम है। लेकिन इसके साथ साथ मैं आगे चलूँगा कि अगर कंट्रोवर्शियल बनाया गया है चेयरमैन नैब को, तो इसमें 2-3 चीज़ें ज़रा जहन में ज़रूर रखिएगा। एक चीज़ तो ये है जनाब, जो चेयरमैन नैब कंट्रोवर्शियल हुए हैं उसमें सोचना ये है कि चेयरमैन नैब के कंट्रोवर्शियल होने से फ़वायद किन लोगों को पहुंचेंगे। फ़वायद पहुंचेंगे उन लोगों को जो लोग हीट फेस कर रहे हैं, जो लोग तपिश फेस कर रहे हैं, तपिश को महसूस कर रहे हैं नैब की कार्रवाइयों से। उनमें शरीफ बरादरान भी हैं, उनमें जनाब आसिफ जरदारी साहब भी हैं, फरियाल तालपुर साहिबा भी हैं, पीपल्स पार्टी के लोग भी हैं, यानी कि, और जनाब मुस्लिम लीग नून के लोग भी हैं, और पीटीआई के भी लोग हैं मौजूद उसमें। यह बहुत अहम मसला है। सो अगर फ़वायद उन लोगों को पहुंचेंगे जिन लोगों ने हीट फेस की है, यानी कि तपिश महसूस की है नैब की कार्रवाइयों से, तो ये जनरेट कहाँ से हुई सारी चीज़, ये कंट्रोवर्सी जो जनरेट हुई ये कैसे हुई और क्यों हुई। इसमें 2-3 चीज़ें सामने आती हैं जनाब। एक चीज़ तो ये सामने आती है कि जो लोग बैठे हुए हैं प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट के अंदर, उन्हीं के तरफ से इस किस्म की कार्रवाइयाँ हुई, जिसकी वजह से हुकूमत बैकफुट पे जा सकती है। क्यों हुकूमत बैकफुट में जा सकती है जनाब? इसलिए हुकूमत बैकफुट पे जा सकती है कि 3.5-4 साल से जो कार्रवाइयाँ हुई हैं, जो कि शरीफ बरादरान के ख़िलाफ़ हुई, या उसके साथ साथ जनाब जरदारी साहब के ख़िलाफ़ हुई, या उनकी हमशीरा के ख़िलाफ़ हुई, जहाँ पे JITs बनी, जरदारी साहब की भी केस में JIT बनी, और जनाब इसी तरह JIT बनी जनाब नवाज शरीफ साहब के केस में। और अगर ये कार्रवाइयाँ होती रही हैं तो कल को क्या इसी कार्रवाइयों को आगे बढ़ाया जा सकेगा? और अगर चेयरमैन नैब को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल किसी भी वजह से, क्या उसके इख्तियार में है कि जनाब उनको निकाल सके सुप्रीम जुडिशल काउंसिल, उनके प्रीव्यू में आता है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कि मौजूदा चेयरमैन नैब को निकाला जा सके, और अगर ऐसा है और उनको निकाला जा सकता है, या फॉर दैट मैटर यही केस जाके लग जाता है जनाब किसी भी शिक के तहत सुप्रीम कोर्ट के अंदर और उनको निकाल दिया जाता है, तो जनाब डिप्टी चेयरमैन नैब जो है वो पूरे इख्तियारात नहीं रखते, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग मौजूद है। जब सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग मौजूद है कि जनाब उनके पास इख्तियारात नहीं है, तो नया चेयरमैन नैब अपॉइंट करना पड़ेगा। जब चेयरमैन नैब नया अपॉइंट करना पड़ेगा तो उसमें जनाब उसकी आइन के अंदर उसका एक तरीका कार वाज़े किया गया है। लेकिन यहाँ पर सिचुएशन ये है कि लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द अपोजिशन, यानी कि अपोजिशन और हुकूमत एक पेज पर नहीं है, उसके अंदर हम आंगी नहीं पाई जाती। ऑलरेडी इलेक्शन कमीशन में कुछ पोस्टें जनाब यहाँ पे खाली पड़ी हुई हैं, और पिछले कई माह से उन पे फैसला इसलिए नहीं हो सका कि जनाब अपोजिशन ने और हुकूमत ने मिल के फैसला करना था कि वहाँ पे अपॉइंटमेंट कैसे की जाए, लेकिन अभी तक वो फैसला नहीं हो पाया। चेयरमैन नैब के सिलसिले में जब चेयरमैन नैब की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर भी अपॉइंटमेंट का मसला क्रिएट हो जाएगा, और एक सीरियस मसला क्रिएट हो जाएगा, और चेयरमैन नैब नया अपॉइंट नहीं हो सकेगा। और सबसे बड़ा नुकसान जो होगा वो ये होगा जनाब, अकाउंटेबिलिटी का जो प्रोसेस है वो उसकी पेस
स्लो हो जाएगी, वो उसको तकरीबन, मैं अगर ये कहूँ तो गलत नहीं होगा, वो रुक जाएगा जब तक नया चेयरमैन अपॉइंट नहीं होगा। चेयरमैन नैब को जो कंट्रोवर्शियल बनाया गया, ये जनरेट की गई कंट्रोवर्सी किसी और ने नहीं, ये अपने घर से ही जनरेट हुई। ना इसमें कोई ताल्लुक पीपल्स पार्टी का नज़र आता है, ना इसमें कोई ताल्लुक नून लीग का नज़र आता है। सो ये जनरेट हुई कंट्रोवर्सी अपने ही घर से और अपने ही लोगों ने क्रिएट की, जिसका फ़ायदा अल्टीमेटली पहुंचेगा पीपल्स पार्टी को और नून लीग को। और जहाँ पे केसेस जो बिल्कुल राइप पड़े हुए हैं, जहाँ पे नवाज शरीफ साहब जेल काट भी चुके हैं, जेल काट रहे भी हैं, और उसके साथ साथ मरियम नवाज बीबी भी जेल काट चुकी हैं और जनाब वो भी कन्विक्ट हुई। हुकूमत भी नून लीग की जनाब उल्टी सीधी हो गई, अप एंड डाउन हो गई। इसके साथ साथ पीपल्स पार्टी वाले जो हैं वो भी हीट फेस कर रहे हैं। सो ये सब चीज़ें जो है इस पे एक सवालिया निशान खड़ा हो सकता है। लेकिन मैं फिर कहूँगा, इसको बाहर से नहीं, इसको अंदर से नुकसान पहुंचाया गया अकाउंटेबिलिटी को, और उसको देखने की ज़रूरत है। इस पर मैं बात करना चाहूँगा। जनाब मेरे साथ मौजूद है साबिक सदर पाकिस्तान वसीम सज्जाद साहब, राजा आमिर अब्बास साहब साबिक प्रोसिक्यूटर नैब, उमर सरफराज चीमा साहब तहरीक इंसाफ से, और लेफ्टिनेंट जनरल गुलाम मुस्तफ़ा साहब। जी आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जी, आप लोग तशरीफ़ लाए। उमर सरफराज चीमा साहब, मुझे एक बात बताएं, ये इस वक्त पूरे रीजन के डायनामिक्स जो हैं वो चेंज हो रहे हैं, और यहाँ पे ठीक है एक नए ग्रुप भी इमर्ज हो रहा है इस रीजन में, और इस वक्त चाइना के वाइस प्रेसिडेंट ने विज़िट किया। मैंने इसकी खबर पहले भी दे दी थी कि वो संडे को विज़िट करेंगे चाइनीज़ वाइस प्रेसिडेंट। इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? एक तो इकोनॉमिक हमारी जो कंडीशंस हैं वो सबके सामने है, उसमें मेरे ख्याल में कोई बात करने की ज़रूरत नहीं है। इकोनॉमिक बेनिफिट या कोई हमें कोई रिलीफ मिलेगा, नंबर वन। नंबर टू, जो रीजन में खत्ते में जो सारी सूरत हाल चेंज हो रही है उसकी वजह से कोई इम्पैक्ट पड़ेगा पाकिस्तान पे? क्या हमारी कोई सर्विसेज चाहिए चाइनीज़ को, हमारी कोई हेल्प चाहिए, मॉरल सपोर्ट चाहिए? क्योंकि अमेरिका तो बिल्कुल तैयार खड़ा है कि जनाब वो ईरान पे हमला करना चाहता है ट्रंप। सो व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग जी, इस दौरे में क्या होगा जी? हालिया जितने हमारे सोशो इकोनॉमिक जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स जो हुए, खास तौर पे जो सीपैक के हवाले से जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं, उस हवाले से भी डेफिनेटली पेशरफ्त होगी नायब सदर के दौरे के हवाले से। अगर सीपैक की हद तक मैं बात करूं तो आप क्या यहाँ पे कोई मजीद डेवलपमेंट हो सकती है या क्या, उसको थोड़ा एलेबरेट करना चाहेंगे आप? देखें, सीपैक के अंदर डेफिनेटली तो बाकी जो स्टेक होल्डर्स इस रीजन के अंदर हैं वो भी इस प्रोजेक्ट से जो है मुस्तफीद होना चाहते हैं, और डेफिनेटली उसमें पाकिस्तानी हुकाम से वो रवाबत भी थे, और इसके अंदर भी पेशरफ्त हो रही है और कोशिश की जा रही है कि दूसरे जो हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज हैं उनको भी जो है इस प्रोजेक्ट से जो है फायदा हो सके और इसकी कनेक्टिविटी जो है उसको ज्यादा से ज्यादा एक्सटेंड किया जा सके। चाइनीज वाइस प्रेसिडेंट जो इस वक्त विजिट कर रहे हैं पाकिस्तान में, इससे उस पर क्या फर्क पड़ेगा? ये क्या इसमें कोई बातचीत होगी कि रीजन के दूसरे लोग भी इसमें चिप इन होना चाह रहे हैं या क्या? डेफिनेटली जो है, जैसे आपने सीपैक के हवाले से अगर आप कहें तो डेफिनेटली जो प्रोजेक्ट्स जो सीपैक के हवाले से ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स है, जो ऑलरेडी जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें भी पेशरफ्त होगी, और मजीद भी जो रीजनल जो हालात जो तेजी से बदल रहे हैं, जो उसके अंदर डायनामिक्स चेंज हो रहे हैं, उसके अंदर जो पाकिस्तान की जो और चाइना की जो मुश्तरका जो एक इस हवाले से स्ट्रेटेजी है उसके ऊपर भी बातचीत होगी, और इस हवाले से आप जो है प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान से भी जो है मुलाकात में ये मामला जो है वो तय पाएंगे। तो आप ये कह रहे हैं कि रीजन में यानी कि खित्ते में जो सूरत हाल चेंज हो रही है कि ट्रंप या अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन इज ऑल आउट टू टीच अ लेसन टू द ईरानीज, तो उसमें हम कोई रोल प्ले कर सकेंगे और हमारी हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी? क्योंकि अगर देखा जाए तो डायनामिक्स डिफरेंट है, क्योंकि रीजन में जो इमर्जिंग पावर्स हैं, रशिया है, चाइना है, तो ये लोग तो एक ग्रुप में आते हैं। सो इस ग्रुप के वाइस प्रेसिडेंट का पाकिस्तान में आना, और ट्रंप जो है वो तो ऑलरेडी बड़ी सख्त किस्म की सैंक्शंस लगा चुके हैं चाइनीज़ पे, तो वो उसमें आई फेल टू अंडरस्टैंड कि उसमें हम रोल क्या प्ले करेंगे, हमारा रोल क्या है, और चाइनीज़ हमसे क्या
कोई हेल्प लेने आ रहे हैं या हमें हेल्प करने आ रहे हैं जी? देखिए वो तो डेफिनेटली जो है म्यूचुअल जो इंटरेस्ट के जो इश्यूज हैं उसके ऊपर डेफिनेटली डिस्कशन होगी। लेकिन ये कहना कि अगर इस खत्ते के अंदर कोई भी कोई ऐसी कोई वाकया है, कोई चीज ऐसी कोई अगर होती है तो उसमें पाकिस्तान का कोई रोल नहीं होगा तो ये मुनासिब नहीं होगा। तो पाकिस्तान के जो एक जियो स्ट्रेटेजिक जो पोजिशन है उसमें उसका रोल जो है उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। लेकिन पाकिस्तान मौजूदा हुकूमत की जो फॉरेन पॉलिसी है वो बड़ी क्लियर है कि हम किसी भी जो है बजाय किसी तनाज़े का जो है हिस्सा बनने के हमारी कोशिश ये होगी कि हम उसमें कोई उसकी रेजोल्यूशन में उसको रिजॉल्व करने में कोई अपना किरदार अदा कर सकें तो हम जरूर करें। डू यू थिंक वी कैन प्ले दैट रोल जी? हम लोगों के इश्यूज जो है यानी कि दूसरी स्टेट्स के, दूसरी कंट्रीज के, दूसरे ममालिक के इश्यूज को सॉर्ट आउट कर सकते हैं, जबकि हमारे अपने इश्यूज जो कि अभी उनको सॉल्व होना बाकी है। एनीवेज, वज़ीर आज़म पाकिस्तान जाते हैं थानों के दौरों पे और वहाँ पे जो हवालात में कैदी हैं उनसे मिलते हैं। इट्स अ गुड जेस्चर आई मस्ट से। इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने कल जो दौरे किए, हॉस्पिटल भी गए और थानों का भी जो अचानक उन्होंने दौरा किया और बगैर किसी प्रोटोकॉल के, बगैर किसी वो कहते हैं ड्रामेबाजी के, तो खान साहब का हमेशा से जो है अवामी मसाइल और उनके हल में जो एक जाती इंटरेस्ट रहा है। और मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छी एक एफर्ट है ताकि जो अवाम की जो सर्विसेज के खासतौर पर इंस्टीट्यूशन है उनके ऊपर एक चेक रखा जा सके। अच्छा, एक और बड़ा अहम मसला जी जो कि यहाँ पे चलता आ रहा है और पिछले कई रोज़ से बड़ा गर्म है और इस पे ज़रा आप रोशनी डालिएगा कि नैब के चेयरमैन को कंट्रोवर्शियल बनाया जा रहा है और मतलब इस कंट्रोवर्सी में पीटीआई के कुछ 6 से 8 लोग ऐसे थे जिन पे हाथ पड़ना था और इसलिए उनको कंट्रोवर्शियल बनाया गया। कुछ लोग एडवाइज़र्स ऐसे हैं पीटीआई के जो हीट फेस कर रहे थे नैब की, यानी कि उनके ख़िलाफ़ इंक्वायरी है, इंक्वायरियाँ चल रही हैं नैब के अंदर और इसलिए उन्हें कंट्रोवर्शियल बनाया गया। क्योंकि अगर देखा जाए तो लॉन्ग रन में अगर ये कंट्रोवर्सी जो क्रिएट हुई है नैब के चेयरमैन की, अगर इसको देखा जाए तो जो केसेस हैं जो पिछले 3.5-4 साल से केसेस चल रहे हैं अगेंस्ट नवाज शरीफ एंड उनके जो साथी हैं उनके खिलाफ या पीपल्स पार्टी या उनके जो इर्द गिर्द जो साथी हैं जरदारी साहब के खिलाफ, तो वो सारे केसेस डोंट यू थिंक कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएंगे या उन पे क्वेश्चन मार्क खड़ा हो जाएगा? और इसलिए कि यही चेयरमैन ऑफिस में थे जब ये केसेस इनिशिएट हुए जी। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि अगर किसी तरीके से भी अगर ये कंट्रोवर्शियल बनाया जाता है नैब के चेयरमैन को, तो डेफिनेटली इसका फायदा उन्हीं लोगों को होगा जिनकी गर्दन जो है इस वक्त मुश्किल में फंसी हुई है और जिनके केसेस अभी चल रहे हैं। लेकिन ये जो है तदकीक इंतहाई बेबुनियाद है कि हुकूमती कुछ लोग थे वज़रा जिनके ऊपर जो है इंक्वायरी चल रही थी और इस वजह से कोई ऐसी चीज जो हुकूमत की जानिब से दबाव डालने की कोशिश की गई हो। जबकि आप जानते हैं और कि पहली दफा ऐसा हो रहा है कि हुकूमत के वफाकी और सूबाई वज़रा से इस्तीफे भी दिए गए, उसकी गिरफ्तारियां भी हुई। अप्रैल के हमारे सूबाई वजीर जो अलीम खान साहब जिनसे इस्तीफा दिया गया था वो भी जेल काट के आए, अभी जमानत पर रिहा हुए हैं। तो ये कहना कि जी हुकूमत कोई तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना चाह रही थी और उस वजह से कुछ हुआ, तो ऐसा तो कुछ नहीं हो। आपने देखा कि हुकूमत ने बड़ा अमली तौर पर मुजाहरा किया कि हम बिलीव करते हैं कि जो है क्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। अगर हुकूमती वज़रा के ऊपर भी कोई बात आती है, इंक्वायरी आती है, तो उसके साथ भी उसी कानून के मुताबिक जो है निपटा जाए। असल इसमें जो सारा अगर आप देखें पिछले 8-9 महीने खसूसन अगर देखें तो अपोजिशन जमातें उनकी जो मेन लीडरशिप है उनके केसेस नैब के अंदर है। आसिफ अली जरदारी उनके खानदान के, इसी तरह नवाज शरीफ उनका, शहबाज शरीफ उनका पूरे टब्बर के ऊपर जो केसेस हैं, तो मेन बेनिफिशरीज तो यही लोग हैं और यही लोग हैं जो हीले बहानों से मुख्तलिफ डायरेक्टली कोशिश करते रहेंगे किसी तरीके से जो है नैब के इदारे को, अदालतों को, कौमी इदारों को जो है निशाना बनाया जाए ताकि ये एहतसाब से बच सकें। आपके रैंक्स के अंदर लोग बैठे हुए अगर हेल्प आउट कर रहे हैं नवाज शरीफ के केसेस को सैबोटाज करने की, आपके रैंक्स के अंदर लोग बैठे हुए सैबोटाज करने की कोशिश कर रहे हैं आसिफ जरदारी के केसेस को,
तो फिर उसमें किसी को इल्ज़ाम नहीं दिया जा सकता, और को किसी और को इल्ज़ाम नहीं दिया जा सकता। आपके एडवाइजर्स जो है प्राइम मिनिस्टर साहब के, उनके खिलाफ नैब की इंक्वायरियां हैं। अगर उनको भी एडवाइजर्स की ओहदे पे रखा जाएगा तो उंगलियां आप पे उठेगी। लोगों को क्या इल्ज़ाम दें हम? लेकिन आप ये देखें कि पहली हुकूमत जिसने किसी को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया, किसी ने ये नहीं कहा कि इनकी इंक्वायरियां मत करो, इनको मत करो, इनको मत पकड़ो, इनसे वही वफाकी गुजरा से भी इस्तीफे दिए गए, सूबाई गुजरा से भी इस्तीफे दिए गए। बहुत अच्छा किया गया, बहुत अच्छा किया गया चीमा साहब, बहुत अच्छा किया गया। बहुत अच्छे स्टेप्स थे वजीर आजम साहब के। वजीर आजम साहब ने बड़े अच्छे स्टेप्स लिए, बहुत अच्छा काम किया। लेकिन अभी कुछ लोग ऐसे मौजूद हैं, ये अच्छा ना होता, बेहतर होता कि आप लोग एडवाइस करते हो कि जनाब जिन लोगों के खिलाफ इंक्वायरियां हैं, जैसे अलीम खान साहब हैं, अलीम खान साहब गए, अलीम खान साहब वहां पे सारी चीजें भुगत के वापस आ गए, अब उन पे कोई उंगली नहीं उठा सकेगा। सो इट्स इन अ गुड टेस्ट, और ये अच्छा जेस्चर होता कि इसी तरह अलीम खान साहब की तरह जाते और जाके अपनी जो भी हीट फेस करनी है नैब से या अपने आप को क्लियर कराना है करा के वापस आ जाते और अपनी दौरे हुकूमत में आ जाते। पीटीआई की दौरे हुकूमत में पीटीआई के लोग क्लीन चिट लेके आ जाते तो लॉन्ग रन में बहुत बेहतर होता, कोई और उंगली उठा नहीं सकता। और 5 साल बाकी। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और इंशाल्लाह आज देखें ये इस चीज का फैसला किसको कब गिरफ्तार करना है तो नैब ने करना है। हाँ, पता ये जरूर है कि हुकूमत की तरफ से किसी किस्म की कोई रुकावट इसमें न थी, ना आइंदा कभी होगी। लोगों की बहुत होप्स हैं पीटीआई के साथ, लोगों ने अपनी होप्स पिन की हुई हैं वजीर आजम पाकिस्तान के साथ। चेयरमैन नैब कंट्रोवर्शियल हो गए, वो किसी भी वजह से किसी कमीशन में चला जाए बंदा, सुप्रीम कोर्ट में चला जाए बंदा, तो उसको फारिग किया जा सकता है। डिप्टी चेयरमैन नैब जो होता है वो पूरे इख्तियारात के साथ, जो इख्तियारात नैब के चेयरमैन के पास होते हैं, क्या काम कर सकता है। राजा आमिर अब्बास साहब एक चीज समझाएं, चेयरमैन नैब के जाने का तरीकाकार ये हो सकता है कि चेयरमैन नैब जो है अगर वो रिजाइन कर दे तो फिर दूसरा चेयरमैन बनाया जा सकता है। लेकिन इस सूरत में आजकल की सिचुएशन में मेरे ख्याल में अपोजिशन और गवर्नमेंट एक पेज पे आना बड़ा मुश्किल होगा, बहुत बल्कि मुश्किल होगा। तो ये चेयरमैन नैब अगर चले कंट्रोवर्शियल हो गए, वो किसी भी वजह से किसी कमीशन में चला जाए बंदा, सुप्रीम कोर्ट में चला जाए बंदा, तो उसको फारिग किया जा सकता है, नंबर 1। नंबर 2, जो डिप्टी चेयरमैन है, अगर फौरी तौर पे इतफाक नहीं होता चेयरमैन नैब की नाम पे, नए चेयरमैन नैब के नाम पे इतफाक नहीं होता हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान, तो डिप्टी चेयरमैन नैब जो होता है वो पूरे इख्तियारात के साथ, जो इख्तियारात नैब के चेयरमैन के पास होते हैं, क्या काम कर सकता है। और अगर कल को जो केसेस चल रहे हैं, बड़े बड़े केसेस, जैसे मियां नवाज शरीफ एंड उनके इर्द गिर्द जो लोग हैं, मरीम नवाज साहिबा हैं, जनाब आसिफ जरदारी साहब हैं, फरियाल तालपुर साहिबा हैं, और उनके इर्द गिर्द जो उनके दोस्त बाब है, ये जो केसेस चल रहे हैं इन पे उंगलियां उठनी नहीं शुरू हो जाएंगी? जी राना साहब, आपके सवालात के 2 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट है कि जी उसको रिमूवल कैसे होगा, अगर अदालत से होगा। जो लॉ कहता है कि चेयरमैन को रिमूव नहीं किया जा सकता मां सिवाय ऑन द सेम ग्राउंड्स एज द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज रिमूव, कि जिन ग्राउंड्स पे किसी सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव किया जा सकता है तो अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट या सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल ही चेयरमैन नैब को अगर कोई एलिगेशन है तो रिमूव कर सकते हैं, और कोई इदारा इसको रिमूव नहीं कर सकता। नाउ नंबर 2 जो आपका सवाल था कि अगर चेयरमैन खुद से रिजाइन दे देते हैं या रिमूव कर दिया जाता है, जो भी होता है, तो ऐसी सूरत हाल में जब तक नए चेयरमैन की अपॉइंटमेंट नहीं होती, आया डिप्टी चेयरमैन जो एक्टिंग चेयरमैन के तौर पे काम कर सकता है या नहीं, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ऑलरेडी इसको डिसाइड कर चुकी है। ऐसी सिचुएशन आई थी, मैं खुद उस वक्त नैब में ही था, तो जो चेयरमैन दीदार हुसैन शाह साहब को फारिग कर दिया गया था सुप्रीम कोर्ट से, और डिप्टी चेयरमैन थे उस वक्त काजी साहब, तो उन्होंने एक्टिंग चेयरमैन की पोजीशन संभाली। तो सुप्रीम कोर्ट में वो चैलेंज हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो एक्टिंग चेयरमैन है, अगर तो चेयरमैन की अपॉइंटमेंट बरकरार है, वो किसी भी वजह से बीमार है, मुल्क से बाहर है, एक्सीडेंट हो गया है, कुछ भी है, वो अपॉइंटमेंट के दौरान अपनी ड्यूटी से गैर हाजिर होते हैं, तो उनकी जगह एक्टिंग चेयरमैन जो डिप्टी चेयरमैन होगा वो एक्टिंग चेयरमैन होगा और तमाम पावर्स होंगी। लेकिन अगर पोजीशन वेकेंट है, कोई चेयरमैन है ही नहीं, तो फिर वेकेंट पोजीशन की जगह कोई शख्स एक्टिंग चेयरमैन के तौर पे काम नहीं कर सकता। तो ऐसी सूरत हाल में अगर वो रिजाइन दे देते हैं, पोजीशन वेकेंट हो जाती है,
तो डिप्टी चेयरमैन के पास किसी किस्म का कोई इख्तियार नहीं नैब कवानीन के तहत, और नैब का जो पूरा ये अमल है ये रुक जाएगा, कोई रेफरेंस फाइल नहीं हो पाएगा, कोई अरेस्ट वारंट्स नहीं इशू हो सकेंगे, कोई नई इन्वेस्टिगेशन नहीं ऑथराइज हो सकेगी। हाँ, एक तीसरा चीज है जो वो ये है कि अगर कोई अदारा या किसी भी तरीके से चेयरमैन नैब की कोई इंक्वायरी शुरू हो जाए और वो खुद कह दे कि मैं चेयरमैन तो हूं लेकिन जब तक मेरी इंक्वायरी कंप्लीट नहीं होती, 6 महीने साल मैं स्टेप डाउन कर देता हूं, मैं साइड पे बैठ जाता हूं, मैं काम नहीं करूंगा, ऑफिस नहीं आऊंगा, तो ऐसी सूरत हाल में डिप्टी चेयरमैन के पास मुकम्मल इख्तियारात होंगे क्योंकि चेयरमैन मौजूद होंगे लेकिन वो काम नहीं कर रहे होंगे, तो तब वो पूरे चेयरमैन के इख्तियारात इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, ठीक है जी, मैं इसी पॉइंट को लेके चल रहा हूँ पिछले कई रोज से कि डिप्टी चेयरमैन नैब जो है पूरे इख्तियारात के साथ काम नहीं कर सकेंगे और ये प्रोसेस जो होगा अकाउंटेबिलिटी का ये रुक जाएगा। लेकिन एक चीज़ जो है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में इस सिचुएशन में जो सिचुएशन इस वक्त चल रही है, जो चेयरमैन नैब मौजूदा है, उस सूरत हाल को देखते हुए क्या सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में अगर कोई भी चला जाता है तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल क्या फैसले ले सकती है? देखिए, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल मेनली मिसकंडक्ट के उसमें आती है। अब तो अगर उनकी प्राइवेट लाइफ में कोई चीज हुई है जो उनकी पर्सनल है तो मैं नहीं समझता कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इसमें आएगी। और अगर अलबत्ता वो जो इंटरव्यू है दैट इज सीरियस, अगर वाकई ही उन्होंने वो इंटरव्यू दिया है जिसको वो डिनाई कर रहे हैं और ऐसे शवाहिद जावेद चौधरी साहब ले आते हैं कि जी ये उन्होंने इंटरव्यू दिया था, तो तब उसी सिचुएशन में बड़े सीरियस इसके रिजल्ट्स आ सकते हैं। एंड नंबर 2, अगर तो वो कोई ऑफ द रिकॉर्ड किसी ड्राइंग रूम में किसी जाती मुलाकात की कोई बातें हैं तो तब भी वो इंटरव्यू के जुमरे में नहीं आएंगी। तो ऐसी सूरत हाल में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के एविडेंस कलेक्ट करना होगा। और नंबर 2, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल भी अभी डिसाइड होना है क्योंकि कानून में लिखा है कि ऑन द ग्राउंड, ये नहीं लिखा कि वो फोरम कौन सा होगा। तो इनको अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ही जाना पड़ेगा, चाहे 184(3) में जाएं या इसमें रेफरेंस लेके जाएं, तो सुप्रीम कोर्ट ही उनको रिमूव कर पाएगी और कोई अदारा रिमूव नहीं कर पाएगा। दीदार हुसैन शाह इसकी एक एग्जांपल मौजूद है जिन्हें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने रिमूव किया था। व्हाट इज 184(3), उसको जरा बताएंगे, एक्सप्लेन करेंगे? जी, 184(3) है इनहेरेंट पावर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जिसके तहत वजीर आजम को भी उन्होंने रिमूव किया, जिसके तहत इससे पहले भी वज़राए आजम को रिमूव किया गया था। तो इस इनहेरेंट पावर्स के दरमियान के जहां फंडामेंटल राइट्स की बात हो, पब्लिक इंपॉर्टेंस की बात हो, तो वो अगर प्राइम मिनिस्टर को रिमूव कर सकते हैं तो चेयरमैन नैब को भी अगर कोई ऐसा इशू आता है तो मुमकिन तौर पर रिमूव किया जा सकता है। एज ए एक्सपर्ट जी, एक्सपर्ट ऑन लॉ, आप क्या समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है 184(3) इनहेरिटेंस जो है पावर्स जो है सुप्रीम कोर्ट के पास, उसके तहत इस मौजूदा सूरत हाल में, मौजूदा सिचुएशन में क्या फैसले ले सकती है जी? देखिए, कल उनके मलिक साहब जो से हैं अहमद खान साहब, उन्होंने कहा है कि मैं 184(3) का सोच रहा हूं, मैं खुद पिटीशनर बन के सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा। अब जब वो सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो मुमकिन तौर पे यही बात है कि अगर वो जो उन्होंने वाकई ही जावेद चौधरी ने ऐसे शवाहिद दिए कि जिससे वो इंटरव्यू साबित हो गया तो फिर सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। और अगर वो कोई ड्राइंग रूम में किसी शख्स से प्राइवेटली कोई बातचीत कर रहे हैं तो फिर चेयरमैन नैब को रिमूव करना एक मेरे ख्याल में, इट्स माई ओन राय, कि ये पॉसिबल नहीं होगा। 2-3 चीज़ें मिलकर क्लियर हो गई। वो ये है कि नंबर 1, 184(3) के तहत, ठीक है, अगर कोई बंदा सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट और ये शवाहिद वहाँ पे प्रोवाइड कर दिए जाते हैं कि चेयरमैन नैब ने इंटरव्यू दिया था, ठीक है, तो फिर एक सिचुएशन बन सकती है। ऐसा ही है ना जी? बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल। और अच्छा, और दूसरी बात ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट का अर्लियर डिसीजन है वो ये कहता है जनाब कि जो डिप्टी चेयरमैन नैब है, अगर चेयरमैन नैब मौजूद ना हो तो उसके पास वो पावर्स नहीं होंगी जो चेयरमैन नैब के पास होती हैं, और जो अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस है वो ख़त्म हो सकता है, बंद हो सकता है, स्लो पेस पे जा सकता है। ऐसे ही है जी? एग्जैक्टली जी।
थर्ड ऑप्शन भी बताई है जी। कि अगर चेयरमैन नैब खुद कहते हैं कि मैं जॉब पे हूं लेकिन मैं ड्यूटी पे नहीं आऊंगा जब तक मेरी कोई इंक्वायरी या ये क्लियर नहीं होते दोनों चीजें, तो ऐसी सूरत हाल में चाहे उसमें 6 माह लगे 1 साल लगे, ऐसी सूरत हाल में डिप्टी चेयरमैन को मुकम्मल इख्तियारात हासिल होंगे। बिल्कुल ठीक है। व्हाट्स गोइंग टू बी द स्ट्रेटजी? क्या क्लैरिटी है कि पीटीएम को डील कैसे करना है और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज की तरफ से? वसीम सज्जाद साहब, एक चीज समझा दीजिए, चेयरमैन नैब बीमार हो जाए या कहीं आगे छुट्टी चले जाए तो वो जो डिप्टी चेयरमैन है उनके पास इख्तियारात तो होते हैं, लेकिन इस सिचुएशन में जो सिचुएशन आजकल हम देख रहे हैं उस सिचुएशन में क्या डिप्टी चेयरमैन नैब के पास इख्तियारात रहेंगे अगर किसी भी वजह से चेयरमैन नैब जो है वो छुट्टी पे चले जाते हैं या उनको दरख्वास्त दे देते हैं या उनके खिलाफ कोई इंक्वायरी आ जाती है कि दरख्वास्त देते हैं कि जनाब मेरे खिलाफ इंक्वायरी है कोई, तो मैं जनाब उसको पहले भुगत लूँ और डिप्टी चेयरमैन नैब उस वक्त तक अपना काम करते रहें? ऐसा मुमकिन है? और अगर ऐसा मुमकिन है तो डोंट यू थिंक कि जो प्रोसेस है अकाउंटेबिलिटी का वो स्लो पेस पे चला जाएगा? जी, सुप्रीम कोर्ट के जी कुछ फैसले सामने आ गए हैं और वो ये है कि जहाँ पे कोई परमानेंट वैकेंसी हो, यानी कि अगर चेयरमैन नैब रिजाइन कर दें या चेयरमैन का किसी वजह से खाली हो जाए तो फिर जिम्मेदारी होती है कि परमानेंट चेयरमैन अपॉइंट कर दिया जाए, क्योंकि चेयरमैन नैब की क्वालिफिकेशंस मुख्तलिफ होती हैं डिप्टी चेयरमैन से। चेयरमैन नैब मसलन एक साबका जज सुप्रीम कोर्ट के हैं इस वक्त मौजूदा, लेकिन जो डिप्टी चेयरमैन है वो पुलिस के अफसर हैं, लिहाजा और चेयरमैन नैब की जो इख्तियारात हैं वो भी बड़े वसी होते हैं। अरेस्ट के इख्तियार उनके पास होते हैं, रेफरेंस फाइल करने के उनके पास होते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक अगर परमानेंट वैकेंसी होती है तो जिम्मेदारी बनती है कि नया चेयरमैन अपॉइंट किया जाए, और अगर नया चेयरमैन अपॉइंट नहीं किया जाता तो फिर ये वाकई ये सारी प्रोसेस स्लो हो जाएगी। नया रेफरेंस फाइल करना नामुमकिन हो जाएगा, किसी को अरेस्ट करना उसमें दिक्कत आएगी, बहुत सी मुश्किलात आएंगी। दूसरी चीज जो है वो ये है कि नया चेयरमैन अपॉइंट करना मौजूदा हालात में उसमें भी दिक्कतें होंगी। नया चेयरमैन अपॉइंट करने के लिए लीडर ऑफ द ऑपोजिशन और लीडर ऑफ द हाउस के साथ कंसेंसस करना, एग्रीमेंट करना कानून के मुताबिक जरूरी है। मौजूदा हालात में मेरा ख्याल में दोनों पार्टीज जो लीडर ऑफ द हाउस है या लीडर ऑफ द ऑपोजिशन के दरमियान कंसेंसस मुझे नामुमकिन नजर आता है। बिल्कुल ठीक। और हो सकता है वो इसको ड्रैग करें, कोशिश करें कि कोई अपॉइंट ना हो, जिसकी वजह से सारी प्रोसेस जो है नैब की वो रुक जाएगी और मेरा ख्याल में बहुत सी मुश्किलात इस प्रोसेस में आ जाएंगी। लिहाजा ये इस वक्त चेयरमैन नैब की रिप्लेसमेंट की बात करनी, नया अपॉइंट करना, मेरे ख्याल में इससे बहुत सी मुश्किलात होंगी और सारा जो अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम है वो रुक जाएगा। सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल जो है वो इस पे क्या कर सकती है? जी देखिए जी, ये चीज भी थोड़ा सा एक मुश्किल सवाल है, क्योंकि चेयरमैन नैब की रिमूवल के लिए जो कानून है वो ये कहता है कि चेयरमैन नैब को रिमूव करने के लिए वो ग्राउंड्स हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट के जज की रिमूवल के होती हैं, ठीक, वो मिसकॉन्डक्ट की ग्राउंड्स होती हैं। लेकिन ये नहीं लिखा हुआ कि फोरम भी वही होगी, यानी ये नहीं लिखा हुआ कि सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल ये करेगी। सुप्रीम कोर्ट के जज के बारे में आइन में लिखा हुआ है कि जी फोरम भी सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल होगी और ग्राउंड जो होंगी वो मिसकॉन्डक्ट की ग्राउंड्स होंगी। ऑडिटर जनरल के बारे में वो भी एक आईनी होता है, उसमें भी लिखा हुआ है कि जी जो उसको निकालने के लिए ग्राउंड्स भी होंगी सुप्रीम कोर्ट की जज वाली और फोरम भी वही होगा सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल। लेकिन जो चेयरमैन नैब है उसके बारे में ये तो लिख दिया गया है कि ग्राउंड्स होंगी जो सुप्रीम कोर्ट की जज की हैं, लेकिन फोरम का कोई जिक्र नहीं है। जो जनरल प्रिंसिपल्स है कानून के वो ये है कि अगर कोई उनके खिलाफ चार्ज होता है तो फिर अपॉइंटिंग अथॉरिटी प्रेसिडेंट है, उनकी जिम्मेदारी बनेगी कि उसके बारे में इंक्वायरी कराएं और इंक्वायरी के बाद फिर फर्दर एक्शन बतौर अपॉइंटिंग अथॉरिटी वो ले सकते हैं। सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के पास शायद ये मामला न जा सके। जनरल गुलाम मुस्तफा साहब, व्हाट्स गोइंग टू बी द स्ट्रेटजी? क्या क्लैरिटी है कि पीटीएम को डील कैसे करना है और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज की तरफ से कुछ समझा सकेंगे, हमें कोई बता सकेंगे कोई क्या हो रहा है? सर देखिए, ये मसला लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज का नहीं है हैंडल करने के लिए, ये हुकूमत का काम है।
जब ये पीटीएम के जरासीम उभर के सामने आ रहे थे, उससे पहले भी हुकूमत तो वहां पे पीटीआई की थी केपी में, उनको फौरन इसका तदारक करना चाहिए था और एक सही और अपोजिंग नैरेटिव जो था वो लेके आना चाहिए था सामने। वो उन्होंने किया नहीं। 2018 के इलेक्शन अगर आपको याद हो तो इमरान खान साहब ने खुद कहा था कि हम ये अली वजीर के मुकाबले में, इनके मुकाबले में हम कोई कैंडिडेट खड़ा नहीं कर रहे, ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रहे थे उनको, उस वक्त जिनको ये पता था कि क्या हालात होने वाले हैं जी। और फिर जब याद भड़कना शुरू हो गई है तो अब ये इसका जो पॉलिटिकल एस्पेक्ट है वो डोमिनेटिंग है। इसको हुकूमत को इस नैरेटिव को कि पख्तूनों के साथ किसी किस्म की कोई ज्यादती या कोई इस किस्म की चीज नहीं हो रही जिसकी ये बात कर रहे हैं, ये तो केपी हुकूमत का काम है। वो पठानों की हुकूमत है, वहां पे पख्तून हुकूमत कर रहे हैं ना वहां पे जी। और कई सालों से पख्तूनों की हुकूमत है, बल्कि 17 साल से वही हुकूमत कर रहे हैं जो भी पार्टी हो जी। तो उनको ये खुल के सामने आना चाहिए। पॉलिटिकल एस्पेक्ट ऑफ द नैरेटिव जो है वो पॉलिटिकल गवर्नमेंट को टैकल करना पड़ेगा, उसको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। जब वो जिम्मेदारी लेगी और ओवरऑल इस सारे में फिर आपको नजर आएगा कि फायदे पाकिस्तान का रोल ये है या जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज है उनका रोल ये है कि जो कोई भी स्टेट के खिलाफ काम कर रहा है किसी किस्म का भी, उसको गिरफ्त में लाया जाए और जो हमारा जो लीगल सिस्टम है उसको अल्लाह ताला कोई हिम्मत और इस्तकामत दे कि वो उसको स्पीडी लेकर चलने खुशा दी जाए। इस तरीके से ये काम होना चाहिए, वरना बाकी जहां तक लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी का ताल्लुक है, यस, ये जो पीटीएम के ये जो क्राउड है जिसके बारे में डीजीआईसीपीआर ने भी बात की है, इनको डी लिंक करना है अपने सपोर्ट बेस से, जहां से इनको पैसा मिल रहा है, जहां से इनको दूसरी वाइटल जो सपोर्ट है, मॉरल सपोर्ट है, वो मिल रही है। क्योंकि इनके लोग तो जहां पे बैठे हैं सोशल मीडिया के जरिए ये बातचीत तो चल रही है और ये हंगामा अपने उन्होंने कैंपेन तो लॉन्च की हुई है। अब उसको कैसे अंडू करना है या कैसे उसको कॉम्बैट करना है, वो ये आम पाकिस्तानी सोशल मीडिया पे बैठ के करेंगे, वो उससे काम नहीं चलेगा। यहाँ फिर स्टेट को आएगा कि एक बड़ा वाज़ेह एक स्ट्रेटजी है कि आपने इसको इस महाज पे कैसे शिकस्त देनी है। जो ये फॉरेन महाज पे बैठ के अभी मैं देख रहा था, एक जो हिंदू है अमेरिकन कांग्रेसमैन भारतीय नजाद, वो इस मसले को लेकर वहां पीटीएम के लोग उससे मिले हैं, उनको तो ये चूंकि इसमें शामिल है भारत भी, वो उसको लेके आगे भी कैपिटल हिल पे जाएंगे और शोर शराबा मचाएंगे। इसी तरह ये बरतानिया में बैठ के हंगामा कर रहे हैं। तो सिफारती सतह पर हुकूमत का काम है, मीडिया की सतह पर, सोशल मीडिया की सतह पर, और जो लोगों के ज़हन साजी है उसको बेहतर करने में हुकूमत का काम है। ये तो हुकूमत अपना काम इसको आगे स्टेप करेगी, इसको एग्रेसिवली करेगी तो ही काम बनेगा। और फायदे पाकिस्तान इनको जिस किस्म की जहां से भी सपोर्ट मिल रही है फिजिकल, उसको डिनाई करनी चाहिए। इनकी जो साथ ऐसे भी लोग होंगे जो जेन्युइनली कोई चीज महसूस करते होंगे। बाकी ये दावड़ और ये अली वजीर वगैरह तो ये सब बोरे हैं ना जो पिट रहे हैं आगे आके, ये जो पीछे लोग हैं उन तक पहुंचने के लिए हमारी एजेंसी का काम है, वहां तक पहुंचना चाहिए। वो तक तो पहुंच चुके हुए हैं, उनसे भी इनको डीलिंग करें इनको, ताकि जब इनको आइसोलेट कर देंगे आप तो इनके साथ डील करना आसान होगा। अब आपके आज के इस हादसे ने जिसमें हमारे 5 फौजी भी जवान भी जख्मी हुए हैं और दूसरे लोग मारे भी गए हैं, कुछ गिरफ्तार भी हुए हैं, ये हुकूमत को ये मौका दे दिया है कि वो अग्रेसिवली इन लोगों के पीछे जाकर इनके ऊपर जो भी कानूनी कार्रवाई है उनकी की जाए। जिससे कि आप याद हो कि स्वात ऑपरेशन से पहले ये हादसे हुए थे 2-3 जिससे पब्लिक ओपिनियन फॉर्म हुई थी। अब भी आज के हादसे ने आई एम श्योर जिन लोगों के जहन में कुछ शकूक थे आम लोगों के, वो तो बड़ा वाज़ेह हो गए होंगे। तो उनको साथ में ला के फिर सियासी फ्रंट पे देखिए, जो सियासी क़ुव्वतें कुछ तो हैं जो अली वजीर और मोहसिन दावड़ या इस किस्म का जो भी आदमी जो कचरा फेंकता जाएगा उसको उठा के साथ चलना शुरू हो जाएंगी। वो क्या उनके अपने मसाइल हैं, वो कुछ सियासी नजरियाती तौर पे उनके कोई है नहीं, कुछ के पास कुछ नहीं, तो उनको तो आप एक तरफ कर दें। लेकिन कुछ सीरियस सियासी वर्कर्स हैं या सियासी क़ुव्वतें हैं जो हुकूमत के साथ खड़ी होंगी, उनको साथ में लाकर सियासी तौर पर भी नेशनल असेंबली में इस जो नैरेटिव है इसको डिफीट किया जाए। हकूक अपने जो सारे फैक्ट एंड फिगर के साथ हुकूमत को करना चाहिए सारा कुछ। तो ये पूरा एक स्ट्रेटजी के तहत तमाम मामला को लेके आगे चले और ये जो आज का वाकया हुआ है इसके ऊपर बहस न जाए, बल्कि इसको वाकये को बेस बनाकर जो भी पाकिस्तान के खिलाफ इस किस्म के लोग काम कर रहे हैं, अभी दावड़ भाग गया उसको पकड़ा जाए,
और जो उनके साथ लोग मुलव्वस हैं इसके काम कर उनको पकड़ा जाए। और चूंकि आपका एक डिक्लेयर्ड आइन है और ये आइन के तहत आते हैं, तो इन लोगों को उनके साथ सजा दी जाए इनको। और फिर मैं कहूंगा, देखिए पहले मैं बात कर चुका हूं कि हमारा जो अदालती निज़ाम है ना, ये बहुत ही लिथार्जिक है और ये मेरा ख्याल इतना आर्काइक है कि शायद मेरे से ज्यादा मुझसे ज्यादा इसकी हड्डियां क्रीक कर रही हैं। तो इसको भी अप टू स्पीड लाएं ताकि इस किस्म के लोगों को अभी कोई रिकमेंड कर सके फौजी अदालतों में सजा दें। फौजी अदालतों में सजा देंगे तो फिर ये जो प्रोपेगेंडा एक जो लिबरल ब्रिगेड हमने पाकिस्तान में फिर रहा है, जिनका और कोई काम नहीं है सिवाय इसके हुकूमत को, स्टेट को और फौज को गले निकालता फिरें, उनको फिर ये मिल जाएगा, देखिए जी इनको ले जाके फौजी। तो हमारा जो नॉर्मल अदालती निज़ाम है उसके थ्रू जितनी जल्दी हो सके इनको ले जाकर इन केसेस को बाय तकनीक तक पहुंचाएं, इनको सजा दें और सजाएं फौरन दें ताकि एक आपके मुल्क में निज़ाम काम करता हुआ नजर तो आए ना। आपके वाज़े एक मसला है उसको डील करते हुए आपकी हुकूमत शामिल तमाम जो आपके अनासर हैं वो सब मिलके आपको काम करते हुए नजर तो आए ना। मसला पीटीएम से बड़ा है पाकिस्तान का, अगर हम इसको डील करने में अगर सुस्ती कर रहे हैं या उसमें लिथार्जी है हमारी, या वहां पर भी हम अपने सियासी मफादात की वजह से आगे कदम उठाने से डर रहे हैं, तो फिर तो आप बहुत बड़े मसाइल आपके सर पे खड़े हुए हैं इस वक्त, उनको आप कैसे डील करेंगे। तो ये मैं समझता हूँ कि सिर्फ लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज का काम तो डेफिनेटली है इसमें, वो अपना काम कर भी रही हैं, जहाँ उनकी कमियां हैं वो आज के वाक़े बाद शायद को पूरा भी करेंगी, लेकिन हुकूमत इस सारे मामले को लेकर आगे की साथ चल रही है, वहाँ पे बहुत बड़ी कमजोरी है, उसको दूर करने की जरूरत है। मैं आपके ख्याल में ये कमजोरी जिसकी आप निशानदेही कर रहे हैं जनरल साहब कि हुकूमत के एंड पे कमजोरी है, तो ये कमजोरी कब तक और कितने अरसे में ठीक होती हुई नजर आएगी? क्योंकि वहाँ पे तो अभी कुछ मूवमेंट एज सच इमीडिएटली या इंस्टेंटली नजर आती नहीं दिखाई दे रही थी। ये आप सही कह रहे हैं। देखिए हुकूमत को तो वहाँ पे अभी वज़ीर दाखिला पहले एक शायद उनका इतना एक्सपीरियंस नहीं था अफरीदी साहब का, लेकिन अब तो बिगड़ी एजाज आए हुए हैं, काफी एक्सपीरियंस आदमी है, वो आज पूरे इस हादसे में नजर नहीं आए कहीं भी। मुझे उनकी ना कोई बात सुनाई दी, ना उनकी तरफ से कोई वाज़े हुकूमत की हिकमत अमली सामने आई। प्राइम मिनिस्टर साहब देखिए उनके ज़हन में भी कोई अभाम है, वो भी कभी एक बयान देते हैं कभी दूसरे बयान देते हैं। तो हुकूमती कमजोरियां एक सतह पर नहीं कई सतह पर हुकूमती कमजोरियां हैं। हुकूमत को बैठ के आज शाम को बैठ के ये सारे मामले गौर करके सही एक पॉलिसी बनाकर उनको आगे चलना चाहिए। जहाँ पे मदद की जरूरत है, जिस किस्म की सपोर्ट की जरूरत है, चाहे वो फिजिकल सपोर्ट है या पॉलिसी फॉर्मेशन की सपोर्ट है, उसके लिए फौज 24 आवर्स अवेलेबल है, आपके पास ISI अवेलेबल है। आप उनको बिठाइए, उनकी बात सुनिए, फिर कीजिए जो करना है, लेकिन कुछ कीजिए तो सही खुदा के लिए। और जिस तरीके से अभी काम ये चला रहे हैं उससे तो मुझे लगता यूँ है कि शायद पीटीएम को इतना हमने मौका दे दिया है, इतनी स्पेस दे दी है इन टर्म्स ऑफ टाइम भी, कि अब उनको इस जिनको बोतल में लाने के लिए हुकूमत को दुगनी एफर्ट करनी पड़ेगी। आज सिर्फ इतना ही जी। राना मुबशिर को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।